नमस्कार साथियों, देखिए आज 20 जनवरी है और आज नवोदय का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, ये जो पेपर कोड है वो टी है। इसको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं बहुत आसानी से। अगर आपका पेपर कोई और है तो आप देख लेना, क्वेश्चन सब सेम होंगे, बस आगे पीछे होंगे, उनको देख करके आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है टी वाला ये है, ध्यान रखना इसको, ये टी है, टी ध्यान रखना, पेपर कोड इसका टी है। तो इसमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो पहले वाले में जो है वो डी अलग है। ठीक है, क्यों अलग है इसके लिए हम बाद में विस्तार से आपको बता देंगे, क्योंकि इसको ब्लैक वाले डॉट को देखेंगे तो ये इसका क्रम ऐसा चल रहा है, ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ गया, देखो यहाँ आया, फिर यहाँ गया, अब इसे यहाँ होना चाहिए था, यहाँ आ गया, इसलिए ये गलत है। और दूसरे वाले का है बी वाला है। क्यों है बी? क्योंकि इनमें सभी में 4-4 वर्ग दे रखे हैं, इसमें 4 से ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, और तीसरा वाला जो प्रश्न है इसका भी देखिए डी है, ये तीनों एक जैसे दे रखे हैं, और ये वाला जो है ये पूरे में दे रखा है, तो इसलिए ये वाला अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग ही ढूंढना था। इसको देखेंगे, इसमें देखो 3 लाइनें इस तरीके से हैं और 3 इस तरीके से हैं, आड़ी और बेड़ी लाइनें हैं। इसमें 2 है तो 2 ऐसे दे रखे हैं, इसमें गलत दे रखा है, इसमें 3 और 2 दे रखे हैं, इसमें 4 और 4 ऐसी भी दे रखी है, 4 ऐसी, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट चुनने वाला था उसका ये क्लियर हो गया। पहले का डी है, दूसरे का बी है, और तीसरे का डी है, और चौथे का सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख दो इसमें क्या है, इसमें सेम ढूंढना है, जिस तरीके से ये है वैसी ही सेम ढूंढनी। देखो डी है, 5वें का डी आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सेम ढूंढनी है, सेम इसके ही तरह की कौन सी आकृति है, तो देखो इसके ही तरह की बिल्कुल ये डी आकृति है। ठीक है, एक एक करके चेक करते चलेंगे। 7 की सेम कौन सी आकृति है ये देखेंगे। 7 वाले में देखो सेम बिल्कुल वैसी ही मिलनी चाहिए, वो कौन सी है, बी वाले में मिल रही है। ठीक है, 7 की बी है। और 8 वाली देखो सेम ऐसी ही बिल्कुल ढूंढनी है, इसमें बिल्कुल ऐसी कौन सी है, बिल्कुल ऐसी केवल बी दे रखी है। ठीक है, ये गलत नहीं होंगी किसी भी बच्चे की, ये बहुत सिंपल है। तो इसलिए पेपर आकृतियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सिंपल है। और आगे देखते हैं, मैथ के हिसाब से थोड़ा टफ है, लेकिन वो भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से। ठीक है, 9 का है, 9 में कौन सा, इस तरीके से ये आकृति ऐसी बन रही, तो इसमें ऐसे आके इस तरीके से बनेगी, जो किसमें सिर्फ ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये ए वाला इसका आंसर हो गया। 10 वाले क्वेश्चन को देखो, 10 वाले में क्या होगा, देखो ये इस तरीके से केवल यही एक चीज़ मैच कर लो, इधर ब्लैक है, इधर वाइट है, इधर वाइट है तो इधर ब्लैक होगा, तो इधर ब्लैक में कौन सा दे रखा है, केवल ए वाला दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो ये इस तरीके से जो दे रखी हैं आकृतियाँ, उसके हिसाब से देखेंगे, बीच वाला जो है वो ब्लैक है, सर्किल जो बीच वाला है छोटा वाला, ये ब्लैक है, तो इसमें ही केवल दे रखा है, इसमें दे रखा है लेकिन ये उल्टा दे रखा है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये पूरा सर्किल कंप्लीट करना है, तो सर्किल केवल देखो सी वाले से कंप्लीट हो रहा है और किसी में सर्किल ही नहीं है, तो 12 का सी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर वाले प्रश्न में देखो, जैसे इधर बढ़ते हैं, एक लाइन इधर जी निकली हुई रहती है, दूसरी लग गई तो ये भी निकली हुई है, तीसरी। इन प्रश्नों में जैसे जो दे रखा हो वो सेम देख लेते हैं कि ये किस में है, तो ये इतना तो इसमें दे रखा था। ठीक है, और आगे ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इनमें सभी में आगे लाइन निकली हुई है, तो इसमें भी निकली रहेगी थोड़ी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें चलेंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो जिसमें 4 होंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 किस में दे रखे हैं, देख लो, इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 त्रिभुज इसमें दे रखे हैं। ठीक है, बी वाला है, 14 का बी है। ठीक है, 15 वाला देखते हैं, तो 15 वाले में क्या है, 15 का है, 15 का भी इसी तरीके से ये चेक करेंगे, इसके हिसाब से कौन सा आ जाएगा, बी है 15 का। ठीक है, 15 का बी। 16 पे आते हैं, 16 वाले में क्या है, देखो 16 का ये कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे, जैसे इसका ये देख लिया, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अब यहाँ होना चाहिए, तो केवल ए में दे रखा है। ठीक है, तो 16 का ए है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आप दोबारा चेक कर सकते हैं,
सही सही दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाई दे तो कमेंट करना, हम आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है। और सारे पेपर का सॉल्यूशन देंगे, ये नहीं केवल एक ही का देंगे, ठीक है। अब 17 वाला देखते हैं, 17 का कौन सा है, ये इस तरीके से देखेंगे तो इसका अगला मतलब ये पलट गया है, इसका इधर का था इधर, तो ये इधर को हो जाएगा। जो कौन सा दे रखा है, सी में दे रखा है, 17 का सी है, ठीक है। 18 का देखते हैं, बीच वाली लाइनें केवल मतलब हिडन हो जाती हैं, गायब कर दी जाती हैं, तो इसके हिसाब से ये क्रॉस का चिन्ह लगा, इसमें लगा है बीच वाली लाइनें, तो सी हो जाएगा। 18 का सी हो गया, ठीक है। 18 का सी। अब आएंगे 19 पे। 19 का देखो, ये बीच वाले में मिला देते हैं, तो 19 वाले में इसमें सी वाले में बीच वाली मिली हुई है, ठीक है। और 20 वाले में जब जाएंगे तो 20 वाले में बिल्कुल सेम, मतलब जैसे इधर था इधर हो गया, पलटा है, लेकिन ये घूम और जाता है, ठीक है। तो ये इधर होगा लेकिन घूम जाएगा, नीचे साइड लाइन होगी, उस हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का बी है, ध्यान रखना 20 का बी है। उसके बाद आते हैं 21 वाले पे, तो 21 वाले में क्या हो जाएगा, 21 का है सी, ठीक है। ये इसमें फंसना है, इसमें पूरे घुमा के इस तरीके से यहाँ से फंसना है, ठीक है। तो और 22 का बी हो जाएगा, ठीक है, 22 का बी है। और 23 का सी हो जाएगा, ठीक है, यही इसमें फिट बैठेगी जाके। 24 का क्या होगा, 24 का ए है, ठीक है। चेक कर लो एक बार सभी प्रश्न, 22 का बी है और ये 23 का सी है और 24 का ए है, ठीक है। चेक करते रहिएगा एक एक करके, सबसे जल्दी सॉल्व होगा और सबसे सरल तरीके से होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें मिरर वाली आकृतियाँ आ गई हैं, तो मिरर वाली को बताया था आपको किस तरीके से सॉल्व होती है। जो इधर है मतलब बदल जाती है डायरेक्शन, अगर ऐसा लगा हुआ है तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ये जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ए हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा, ठीक है, 25 का ए। और 26 में ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, केवल ऊपर ही देखेंगे, ऊपर ही अपोजिट में, ये दोनों एक दिशा में है तो सी वाला हो जाएगा, 26 का सी है, ठीक है। 27 में इनमें कोई लेटर अगर लेफ्ट का राइट होगा तो लेफ्ट राइट करने में इसमें कुछ नहीं बदलेगा, केवल TOM जैसा है, इधर TOM इधर से है, इधर TOM इधर से हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 28 का भी बिल्कुल सेम अगर देखोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। केवल लेफ्ट राइट होगा और कुछ नहीं होगा, जो ऊपर होगा वो ऊपर रहेगा, नीचे होगा वो नीचे होगा, केवल लेफ्ट राइट बदलेगा। और ये कटिंग वाली है, कटिंग वाली चेक करते हैं। 29 वाली में जब ये यहाँ पे कट होगा यहाँ पे, तो एक तो नीचे ये सर्कल बन जाएगा और एक ऊपर बन जाएगा, और खोलोगे तो एक इधर भी बन जाएगा एक नीचे भी बन जाएगा, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है। 30 वाले को जब इधर से ऊपर करोगे फिर इधर करोगे, ऊपर ये होल कर दोगे तो इसको इधर खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, नीचे खोलोगे तो ये ऐसे एक ऐसे हो जाएंगे, तो वो किस में है, सी वाले में है। 30 का सी आंसर हो गया, ठीक है। एक एक करके कर रहे हैं। और उसके बाद 31 वाले में देखिएगा, 31 का क्या है, इसी तरीके से जब मोड़ेंगे इसको इधर करेंगे, यहाँ पे केवल एक कट लगा है तो ये करेंगे तो यहाँ पे भी कट आ जाएगा, मतलब बीच में भी रहेगा कुछ, तो उसके हिसाब से ए हो जाएगा, ठीक है। 31 का ए है। 32 पे आ जाओ। 32 पे क्या है, इधर मोड़ा फिर ऊपर से नीचे मोड़ा फिर यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर को ले जाओगे और ये यहाँ पे खोलोगे तो ये तुरंत ही इधर को खुल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 32 का क्या हो जाएगा, 32 का होगा बी, ठीक। इसको कटिंग करके इसको खोल के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, तो इसका बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो वो मतलब इसमें ये सारे फिगर इसमें मिल जाने चाहिए, तो डी में है, ठीक है। और ये 34 का जो है वो बिल्कुल ये सब इसमें मिलने चाहिए, ढूंढनी है आकृतियाँ, तो ए में मिल रही है, ठीक है, चेक कर लेना। और उसके बाद 35 के ये सभी आकृतियाँ सी में मिल रही हैं। 36 वाली जब देखेंगे तो 36 वाली किस में है, 36 की ये सभी आकृतियाँ बी वाली आकृति में मिल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डब्लू देखना है किस में है, अभी इसका मतलब छिपी हुई आकृति है, इसको ढूंढना है, तो इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे तो ये डब्लू ए में मिल जाएगा, ठीक है। और इस आकृति को देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, देखो इसमें भी ये है लेकिन इनका साइज बढ़ा हुआ है, ये साइज सी वाला सही है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, ठीक है। अब आ जाओ 39 में देखो बिल्कुल ये वाला होना चाहिए, नीचे जाने का नीचे त्रिभुज बना होना चाहिए, तो वो इसमें देखो नीचे त्रिभुज बना हुआ है, मतलब ए वाला आंसर है, 39 का ए है, ठीक है। 40 वाले में जाएंगे तो 40 वाला बिल्कुल ये नीचे जाके इधर घुमा हुआ होना चाहिए, देखो इसमें तो यही नहीं है, इसमें ये है और ये नीचे जाके सीधा नहीं घुमा हुआ है, तो इसमें ये है
और ये नीचे जा कर के यहाँ पे घुमा हुआ भी है, इसलिए 40 का आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो अब आप आकृतियाँ मिला लेंगे, आकृतियाँ आपकी कौन सी सही हैं ये पूरी हमने चेक करवा दी हैं। अब आ जाइए कि मैथ के क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो पूरा सॉल्यूशन तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर बता दूंगा। उसके लिए मैं विस्तार से दोबारा वीडियो बना दूंगा, तो बोर्ड पे समझा दूंगा, उसको देख लेना। पहले अगर आंसर चेक करने हैं, समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसमें लिखा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आपको इसमें भाग करना है, 30 में 2/3, गुणा का चिन्ह लगाओगे 3/2 हो जाएगा, 2 से 30 काटोगे तो 15 आ जाएगा, 15 का 3 में गुणा करोगे तो 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा है एक भिन्न बही या तुल्य रहता है। एक भिन्न मतलब उसकी वैल्यू बही कब रहती है, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। अगर अंश हर में एक ही संख्या जोड़ दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी, भिन्न बही नहीं रहेगी। ठीक है, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए तब भी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर में हर को गुणा कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से गुणा कर देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, वही रहती है, तुल्य भिन्न रहती है। ठीक है, इसके व्युत्क्रम किसी में उसके व्युत्क्रम का गुणा कर दोगे तो एक आंसर आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे ये कैसे करेंगे। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है। मतलब इतने में बेचने पर जितने का लाभ होता है, इतने में बेचने पर 1850 में बेचने के उतने ही रुपए की हानि होती है। ये बराबर हैं दोनों। ठीक है, हानि और लाभ। वस्तु का मूल्य बताइए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, आप ऐसी कंडीशन में मतलब इसमें का डिफरेंस कर लो और उसका आधा आधा कर दो, और आधा आधा जब करोगे और उसको इसमें से घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 2195। ठीक है, इसको देखो, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू आपको रखनी है और b-3, तो यहाँ b-3 रख दोगे और पूरा जब सॉल्व करोगे और उसके बाद b की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 7। केवल b की वैल्यू यहाँ b-3 यहाँ लिख देना है और पूरा सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे b-3 लिख देना है, तो ये a+10 आएगा, b+10 आएगा यहाँ पर, और b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 7 निकल के आएगी। ठीक है, b की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर 7 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो a की वैल्यू 4 हो गई, तो 4/7 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर हो गया। इसने कहा यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। ठीक है, एक वर्ग है उसकी भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का अगर आपको सवाल दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसी संख्या मान लें जिसका 1/3 करें और वो नंबर में ही आंसर आ जाए। जैसे मान लो कि उस भुजा की लंबाई जो है, जो वर्ग है उसकी 9 है, अगर 9 करते हैं तब क्षेत्रफल क्या आता है 81, और इसकी 1/3 कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा 3, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, और ये कितना गुना है 9 गुना है, तो 1/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका है। और ये 46 नंबर 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तन करने पर आएगा। सबसे पहली बात है 31 सही है तो 31 पूरा होना चाहिए। इसमें 3 से 14 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 31 पूरा होना चाहिए, तो 31 इसमें भी पूरा है, 31 इसमें भी पूरा है, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तब आप क्या करोगे, इसको आप 16 को इसमें भाग करोगे, दशमलव लगाओगे, वैसे ये 70 हो जाएगा। तो 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, तो कितना बचा 6 बचा 60 हो गया। अब 6 बचा 60 हो गया। इसमें देखो 4 के बाद 7 दे रखा है, तो 16 सत्ते तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 16 3 48 और 16 चौकू 64 ही 60 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। ठीक है, जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका परिमाप पहले निकालेंगे। तो आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई योग करके × 2 होता है, तो 17 और 11 को जोड़ेंगे 28, 28 दूनी 56, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, आयत का। तो वर्ग का भी परिमाप इतना ही बताया। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा होता है वर्ग का परिमाप। तो भुजा बराबर निकालोगे तो कितना था 28 दूनी 56, 56 में आप भाग कर दो, 56 में भाग करोगे, किसका करोगे 56 में भाग 56 हो गया था, हाँ 56 में 4 का भाग कर दो तो 14 आ जाएगा। 14 क्या हो गई, वर्ग की भुजा हो गई, लेकिन भुजा थोड़ी नहीं पूछी, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो 14 का भुजा स्क्वायर होता है 196, ये आंसर हो जाएगा। ठीक,
कुछ बच्चे ये लगा के आए होंगे 14 आंसर आ गया होगा, नहीं वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, वो भी वर्ग मीटर में, ठीक है, तो मीटर में ये दे रखे थे, तो ये आंसर हो गया। इसको देखो, इसमें क्या था कि जब हम 4392 में 3.66 का भाग करते हैं तो 1200 आता है, तो उसने क्या कर दिया 3.66 का कर रहे हैं, और इसमें क्या कर दिया 4300 मतलब 439.9 लिख दिया और भाग 36.6 लिख दिया। कभी भी बराबर अंक हो दशमलव के तो क्या होता है, दशमलव से दशमलव कट जाता है, तो इसमें दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, दशमलव कट चुका है। ये दशमलव जब रखा था दशमलव तब 1200 आया था, अब दशमलव नहीं रखा है तो 2 अंक ये भी कट जाएंगे, मतलब अब आंसर आ जाएगा 12। ठीक, चेक करते जाना, 48 का 12 है। आप क्या लगा के आए अपना चेक कर लो और आप बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करो। 49, एक प्लाट आयताकार प्लाट है जिसका क्षेत्रफल है 616 वर्ग मीटर, ठीक है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, तो 22 का इसमें भाग कर देंगे। जब 22 का भाग करेंगे इस संख्या में 616 में तो कितना आएगा, 22 दूनी 44 और 22 अट्ठे मतलब 28 आ जाएगा, तो 28 आ गया। इसका क्या मतलब लंबाई 28 होगी, चौड़ाई 22 लंबाई 28। अब क्या करोगे, आयताकार है तो इसका परिमाप निकालोगे, तो 28 और 22 50 होता है और 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप, तो 50 दूनी 100 हो गया। इसका परिमाप कितना हो गया 100 मीटर, और 1 मीटर का 7 रुपया 50 पैसा लगता है, तो 100 मीटर का कितना लग जाएगा 750 रुपये। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला सवाल दे रखा था, देखो किस तरीके से करते हैं, ये तरीका भी आप सीखते चलोगे साथ साथ में। ये सवाल है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंक 9, 6 और 0 से बनी है का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या लिखोगे 960 960, सबसे छोटी क्या लिखोगे 609, 0 को आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है, 609। अब आप एक चीज़ देख लो, शुरुआत जैसे 0 है लास्ट में, तो लास्ट में 0 1 आना चाहिए, तो इसमें तो 3 है, ये नहीं आंसर होगा, इन 3 में 1 1 0 है। और कैसे क्लियर कैसे करोगे, जैसे ये लिखा था एक संख्या आपकी बनी थी 960 और दूसरी बनी थी 609, ठीक है, इधर का जब हम गुणा करते हैं तब तो 0 आता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ हम इसका गुणा करेंगे। देखो ऑप्शन नचक 54, मतलब 54 के आसपास होना चाहिए आंसर, ठीक है, 54 से ज़्यादा होना चाहिए। 54 से ज़्यादा, यहाँ 58 दे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो और भी ज़्यादा दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 58 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये भी है कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो मतलब अंकों में भी ज़्यादा आएगा, तो ये तो 5 ही अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, ये ऐसे भी अंदाज़ा आप लगा सकते थे, ये वाला आंसर हो नहीं सकता, यही होगा। ठीक है, सॉल्व भी करोगे तब भी यही आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, इन दोनों का गुणा कर लेना। ठीक, और ये 1 से 100 तक सभी संख्याओं, मतलब कोई भी संख्या है 1 से, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है। अच्छा, सभी अंक जितने भी अंक हैं सब 20 बार आते हैं, केवल एक है 100, क्योंकि 100 में भी 1 बार आ जाता है, इसलिए ये आता है किस बार, बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। ठीक है, तो 51 का हो गया बी। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको हमने किया था सॉल्व, ये है क्वेश्चन नंबर 52 और 52 का आंसर आया था बी, कितना 26 आएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक, इसको गुणा करोगे, मतलब वही तरीका है इसका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मतलब अगर कोई कॉमन नंबर इसमें दे देते तो कॉमन ले लेते, इसमें कॉमन नंबर कोई दिया ही नहीं इन्होंने। जब कॉमन नहीं दिया हुआ है, 5 से 3/8 इसमें नहीं है, 5 से 3/8, ये 5 से 5/8 दे रखी है। सेम होती तो कॉमन ले लेते, उसको सॉल्व कर देते। तो लगभग में जब इसको सॉल्व करोगे पूरा 8 और 64 करके, इसको भी 64 करके भाग दोगे उस संख्या में जितनी आएगी, तो उसके बाद 26 के बाद कुछ आ रहा है। इस सवाल को देख लो, देखो इसको सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इसमें मतलब ये क्या पूछा है, DOE के माप क्रमशः हैं, मतलब आपको बताना है DOE मतलब ये वाले यहाँ से लेकर के ये वाले यहाँ से, ये सब कोण आपको बताने हैं, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वैसे ही दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि पूरे सर्किल का जो है ये 360 डिग्री होता है, ये मालूम होना चाहिए, तभी ये कर पाओगे। 360 में से 100 पहले ही घटा दो, क्योंकि ये दे रखा है, तो 260 बचा है, इनको जोड़ लो। ये कितने x हैं, देखो x ये है, 2x ये करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, 3 और 4 7x, और 7 और 4 7 और 6 13x हो गया, और उधर कितना था 26x, मतलब 260।
ये 13x बराबर उधर कितना दे रखा था 260, क्योंकि 360 में 100 तो पहले ही माइनस कर दिए। अब 13 से इसको भी काट दो, 13 दूनी 26, मतलब x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब x बराबर 20 आ गया तो ये 20 है, ये 40 है, तो 20 और 40 ही देखो, कहीं नहीं दे रखा, सिर्फ ए में दे रखा है। आगे बढ़ जाओ, पूरा भी चेक करना है तो मतलब 20 का करना है, 20 दूनी 40, तो ये 40 हो गया, और 20 को 80, 80 हो गया, और 20 का 120, 120 हो गया। सभी कौन निकल के आए, ठीक है, इस तरीके से ये निकलेंगे। आगे देखो, इसमें लिखा है 30,009 का मान वही होगा जो कि, अब इसमें देखो 9 दहाई का, 9 दहाई थोड़ी, 9 तो इकाई का है, 9 सैकड़ा का नहीं, 9 इकाई का है, एक ही जगह लिखा हुआ है। पूरा इधर का देखना भी नहीं था आपको, केवल 9 इकाई तो एक ही जगह लिखा हुआ है, इस पर टिक करके आगे बढ़ जाओ। एकदम सिंपल सवाल दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो बहुत आसानी से कर पाओगे। इसमें एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। कोई भी संख्या है, उसके अंकों का योग अगर उसमें से घटा देते हो तो वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। आप चेक कर लेना, ये कंडीशन है। हमने अपनी कोचिंग क्लास में कई बार बच्चों को ऐसे सवाल करवाए हैं, और अगर उसके योग को घटा दे, वो अगर आप एक हम सिंपल से बता देते हैं, जैसे 13 है, 13 का अंकों का योग 3 और 1 4 होता है, 13 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 9, 9 से विभाजित है। कोई और बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 97 ले लो, 97 के अंकों का योग कितना होता है 9 7 16, तो 97 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 87, 87 में से 6 घटाओ, 87 में 6 घटाओ 81, 9 से विभाजित हो रही कि नहीं। तो वो सभी संख्याएं अगर उसके अंकों का योग घटा दोगे तो वो 9 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लो 56, इसमें क्या है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। और आपको मालूम है कि यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण है, अधिक कोण कौन सा होता है 180 से कम होता है, ठीक है, 180 अंश से कम होता है। तो कैसे करोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, जैसे ये एक समकोण 90 अंश का होता है, एक न्यून कोण कितने का होता है, न्यून कोण होता है जो 90 से कम होता है, 79 का भी कर दोगे तब भी ये संभव हो जाएगा। मतलब आप कितना 9 से ऊपर होगा ना, और अधिक कोण होता है जो 90 से लेकर 180 अंश तक होता है, ठीक है, वो होता है अधिक कोण। तो ये वाला संभव है, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण मतलब 90 से ऊपर कोई भी कोण होगा, एक 90 से कम का होगा, तो ये भी संभव हो जाएंगे। दो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम वाले कोई भी दो न्यून कोण होंगे तो वो एक अधिक कोण मतलब हो सकता है संभव। ऐसा नहीं कि अगर आप कहो कि 45 करोगे तो 90 ही हो जाएगा, तो नहीं है। उसने कहा कि संभव है या नहीं है, तब आप उन कंडीशन में न्यून कोण कौन सा लोगे, एक 80 का ले लो, एक 70 का ले लो, निकल गया ना, मतलब ऊपर पहुंच गया अधिक कोण, 90 से ऊपर निकल गया तो ठीक है। अब तुमको 33 तो 60 ही होता तो संभव नहीं है, नहीं हो सकता है क्या, ये पूछा, हो सकता है, जो नहीं हो वो बताना है। दो समकोण, अब दो समकोण का योग तो पक्का 180 अंश होता है, और जबकि अधिक कोण कितना होता है 90 से 180 अंश तक, जो 180 अंश से कम हो, मतलब 180 अंश ना हो तो अधिक कोण नहीं, 90 से लेकर 180 अंश तक, ठीक है, 180 अंश वाला सरल कोण होता है, तो इसलिए दो समकोण संभव नहीं है, ठीक है, ये वाला आंसर है। उसके बाद देखो, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर बताइए, ठीक है। तो जैसे निकटतम दहाई में करेंगे, तो दहाई में जब हम करते हैं तब क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। जैसे ये वाला अगर दहाई में करेंगे तो इकाई का अंक क्या है 7, मतलब 5 से ज़्यादा, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 82 को करेंगे, ये 5 से कम है तो ये 80 रह जाएगा। तो 110 और 80 का अगर अंतर करते हैं तो कितना रहता है 30, तो 30 यही आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, दंड चार्ट एक दे रखा है, उसमें मतलब खेलों में जो खेले गए हैं उसको पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए, ये पूछा गया। ये खेले गए मैचों की संख्या है, पाकिस्तान ने कितने 24 खेले, ऑस्ट्रेलिया ने कितने 32 खेले, तो 24 और 32 में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, तो 8 आंसर हो गया, ठीक है। 58 का ए है, ठीक है। बाकी सब चेक करते रहना, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा स्पीड में, तब आप चेक कर लेना। और देख लीजिएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकें 275 रुपये में बेचता है। ऐसी 3 पुस्तकों को, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, ठीक है। 3 पुस्तकें यहाँ पे बेचता, अगर पूरे में तो कितने की बेचनी, 300 की, अब बेच कितने का रहा है 275 में, तो इसका मतलब कितने का घाटा हो रहा है 25 रुपये का, ठीक है। तो 25 रुपये का उसे हानि हो रही है इस पर, ठीक है।
और ये है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करोगे, 1 मिनट के 12 दे रखे हैं, 5760 में अगर आप 12 का भाग दे देंगे तो निकल के आएगा कि मतलब कितने पृष्ठ छपेंगे। ठीक है, 1 मिनट के ये इतने पृष्ठ मतलब कितनी देर में छपेंगे, वो मिनट में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर दे रखा है घंटे में, तो आप इंटू 60 भी कर देंगे। ठीक है, इंटू 60 कर देंगे। इस 0 से 0 को काट दो और 6 से इसको काट दो, 6 ने 54 हो जाएगा। 54 के बाद कितना बचेगा, 3 और 6 36, और फिर 12 से इसे काट दो, 12 8 96, तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 वाले का आंसर बी है, 8 घंटे। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हिंदी पे। मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैथ के एक बार चाहो तो अभी पूरा पेपर ही दोबारा चेक कर देते हैं। ठीक है, तब देख लेना, हमने टिक लगा रखी है। आगे देखते हैं, ये देख रखा है अनुच्छेद, देख लो। ये है वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर, पेपर अलग हो सकता है लेकिन अनुच्छेद यही रखे होंगे और प्रश्न आपके इसी क्रम में लिखे होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों को अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं कि टीबी देखने से ये नुकसान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीबी देखते हैं। ठीक, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है, निगाहें कमज़ोर होती हैं। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक खतरनाक होता, हानिकारक होता है। इनके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली होती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया, मतलब ये पूरा अनुच्छेद हो गया, इसको पढ़ लिया। अब इससे क्या करना है, इसी से आंसर देने हैं। तो लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारे प्रभावित नहीं होता है। देखो, लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य है मतलब खराब होता है ना, ज़्यादातर मतलब दिमाग पे फर्क पड़ता है। पाचन क्रिया मतलब बैठे रहते हैं तो पाचन क्रिया पर भी फर्क पड़ता है। तो क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, मतलब इस पर भी फर्क पड़ता है। ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी लंबाई में कोई कमी नहीं होगी। तो इसमें पूछा यही गया था क्या नहीं प्रभावित क्या नहीं होता है, तो ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, आगे है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे, मनुष्य से है, तो ये मानस लिखा हुआ है। ठीक है, हृदय से, मनोवैज्ञानिक हृदय से नहीं होता, मन से होता है। ठीक है, मन का मतलब मनुष्य के बारे में, पाचन क्रिया से कोई मतलब नहीं है, श्रवण क्षमता से मानस हो जाएगा। 62 का ए सही है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि वे बहुत निकट से देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, अभी पढ़ा है, तो सी वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, ढीली का समानार्थी शब्द है ढीली। शक्तिपूर्ण होगा तो ढीली होगा ही नहीं, व्यस्त होगा तब भी ढीला नहीं होगा, तीव्र होगा तब भी ढीला नहीं होगा, धीरे जो होगा उसको ढीली बोलेंगे। ठीक है, इसका ये समानार्थी हो गया। क्लियर हो गया। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। अब विलोम शब्द, इस चीज़ का ध्यान रखो, हानिकारक का विलोम पूछा गया है, तो इसमें हानिकारक पहले ही दे रखा है, तो ये तो नहीं है, विलोम पूछा गया। निराशाजनक भी मतलब हानि होगी तो निराशाजनक होता है। ठीक है, हानिकारक का मतलब होता है लाभदायक या उपयोगी, तो वो कौन सा दे रखा है, ये विलोम है हानिकारक का। ठीक है, उपयोगी, हानिकारक होगा तो उसका उपयोग मतलब उपयोग नहीं करोगे तभी तो वो हानिकारक होगा, तो इसका विलोम क्या होगा, उपयोगी, खतरनाक नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान गुण है, मतलब अपनी कृतज्ञता दिखाना एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम उनके रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं इसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें उन अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम
से धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को, ठीक है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं, ठीक है, डी वाला आंसर। बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें दे रखी हैं, हिंदी बहुत सरल है इसमें। इस बार में मैथ जो कुछ है वही कठिन है, पेपर बहुत सरल है। देखिएगा, महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण जो है, सद्गुण जो महान है वो क्या है? कृतज्ञता का प्रदर्शन करना, धन्यवाद बोलना, सॉरी बोलना, ये सब है महान सद्गुण है, ठीक है। अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने किस में हो सकता है? अपने विचारों में। कोई भी मतलब जिसके जैसे विचार होंगे तो उसमें वो कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है, अपने विचारों में, ठीक। सहायक शब्द क्या है? सहायक शब्द एक विशेषण है, ठीक, सहायक शब्द विशेषण है। सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का अर्थ है मतलब गुण, नायकवाद नहीं। सद्गुण का अर्थ वीरता नहीं होता, सद्गुण का अर्थ बुराई नहीं होता है, और सद्गुण का अर्थ शांति नहीं होता है। सद्गुण का मतलब होता है सही गुण, ठीक है, सही गुण होता है, सही। शांति अगर सही गुण है क्या? देखते हैं अगला क्या है, देखो। विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद देखो पहली लाइन का ही आंसर, इसमें विनम्रता एक महान सद्गुण लिखा है, इसमें क्या सद नहीं लिखा है, गुण लिखा है, तो गुण कर दो, महान गुण है। विनम्रता का अभिप्राय है, विनम्रता का मतलब है कि विनय होना, बहुत सहृदय होना, सुशील होना, अक्कड़ होना, मतलब ये तो होगा ही नहीं। विनम्रता का अभिप्राय है क्रूर, ये भी नहीं, दयाहीन। उसमें तो जो विनम्र होगा वो दयाहीन तो नहीं होगा, दयावान होगा जो विनम्र होगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? सविनय होना, ठीक। विनम्र व्यक्ति, जो विनम्र व्यक्ति है वो कैसे सीखता है? इसमें दे रखा था विनम्र, मतलब इसका अभिप्राय जो है ये ऐसे व्यक्ति, कहाँ पे था सीधा सीधा, एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और स्वयं पर नियंत्रण रखना है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं हो सकता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, मतलब दूसरों के अनुभव से सीखता है, ठीक है। तो ए वाला इसका आंसर हो गया 73 का। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी मतलब दूसरा भी घमंडी ही होना चाहिए। विनम्र इसका अपोजिट है, पर्यायवाची नहीं। कोमल इसका अपोजिट है, पर्यायवाची। सुशील घमंड का अपोजिट है, पर्यायवाची चाहिए। घमंडी का मतलब अकड़, अकड़ वाला, ठीक है, कहते नहीं इसमें बहुत अकड़ है या यह बहुत घमंडी है। जिद्दी का विलोम पूछा गया है, ठीक है। जिद्दी का अगर अटल कर दोगे तो ये तो समानार्थी हो गया। कठोर कर दोगे तो कठोर, कहते नहीं ये बहुत जिद्दी है या ये बहुत कठोर है या अपनी जगह पे बिल्कुल अटल है। स्वेच्छाचारी, इसलिए बच्चों से गलत हुआ होगा। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपनी इच्छा को मानने वाला, जो उसकी इच्छाएं वही रखेगा, इसका मतलब वो जिद्दी है। सहमत, ये वाला इसका आंसर होगा, सहमत, ठीक है, 75 का। अब लास्ट वाला देखते हैं अवतरण। ये भी अपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता जो सुंदरलाल बोगड़ा, बिल्कुल हमने इनके बारे में सुन रखा है। तो ये क्या है? सुंदरलाल बोगड़ा एक महान पर्यावरणवादी थे, पर्यावरण के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। सुंदरलाल बोगड़ा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी जीके में कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो वो सुंदरलाल बोगड़ा ने की है, ठीक है। उनका गाँव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, ठीक है, हिमाचल में था कहीं पे, उत्तराखंड में, ठीक। आगे देखो लिखा हुआ है उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, तो ये हरे भरे वनों से हो गया। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी थी, क्या आने लगी थी? बाढ़ आने लगी थी। ये इसमें देखा, विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी? जब पेड़ों की कटाई होने लगी है, ठीक है। तो इसका ए 78 का ए हो जाएगा। सुंदरलाल बोगड़ा संज्ञा है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, उनका एक व्यक्ति का नाम है, तो डी हो जाएगा, ठीक, सुंदरलाल बोगड़ा। और मूल्यवान का पर्यायवाची है। अब इसमें मूल्यवान का पर्यायवाची दे रखा है। पर्यायवाची मतलब ऐसा ही अर्थ, मूल्यवान का मतलब बहुमूल्य हो, अमूल्य हो, अनमोल हो, तो ये क्या है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबके हमने आंसर कर दिए हैं। आप अपने मैच कर लीजिएगा। एक बार जल्दी जल्दी दोबारा से हम चेक कर देते हैं। ये टी वाला है, ये टी पेपर है, पेपर सेट टी है, ध्यान रखना है इसको। और इसके ये देखो, पहले का डी है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है, चौथे का सी है, पांचवें का डी है, छठवें का डी है, 7 का ए है, 8 का बी है और 9 का ए है, 9 का ए है और 10 का ए है, 11 का बी है, 12 का सी है,
13 का बी है, 14 का बी है, 15 का बी है, 16 का ए है। बी ऑप्शन ज़्यादा हैं, ए बी है, डी कम है। देखो 17 का सी है, 18 का सी है, 19 का सी है और 20 का बी है। 21 का सी है, 22 का बी है, 23 का सी है और 24 का ए है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लो। और 25 का ए है, 26 का सी है, 27 का ए है, 28 का ए है, 29 का ए है, 30 का सी है, 31 का ए है और 32 का बी है। ठीक है, अब आ जाओ 33 पे। 33 का डी है, 34 का ए है, 35 का सी है, 36 का बी है, 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए और 40 का सी है। ठीक है, आकृतियाँ कंप्लीट हो गई। मैथ पे आते हैं तो 41 का ए है, 42 का सी है, 43 का बी है, 44 का ए है, 44 का सी है, 45 का डी है और 46 का सी है, 47 का ए, 48 का ए, 49 का डी, 50 का सी और 51 का बी, 52 का बी, 53 का ए, 54 का सी, 55 का डी, 56 का डी, 57 का ए, 58 का ए और 59 का डी, 60 का बी 8 घंटे। और उसके बाद आ जाओ 61 पे हिंदी में। 61 का बी, 62 का ए, 63 का सी, 64 का सी, 65 का सी, 66 का डी और 67 का बी, 68 का सी और 69 का डी है विशेषण और 70 का ए है। 71 का ए है, 72 का बी है, 73 का ए है, 74 का डी है, 75 का सी है, 76 का ए, 77 का सी, 78 का ए और 69 का डी है और 80 का सी है। ठीक है, तो ये पेपर का जो सेट था ये टी था और ये पूरा सॉल्व हो गया है। आप इससे क्वेश्चन अपने मैच कर लो। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।